बच्चों, आज अपन अडेप्टेशन टू हाई एल्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व में आप लोगों को पोइकिलोथर्म्स, होम्योथर्म्स, एक्लेमेटाइजेशन इत्यादि पे अपन ने चर्चा करी थी। इसमें जो हाई एल्टीट्यूड्स यानी माउंटेन पे क्या अडेप्टेशंस रहती हैं, क्या एक्लेमेटाइजेशन रहता है मोस्टली अपने ह्यूमन बीइंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा इसमें आपको स्लाइड में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें ये बताया गया है कि जब एक्सपीडिशन में ऊंचाई पर आरोहण के लिए जाते हैं तो जो मेनली फ़र्क पड़ता है वो श्वसन पे पड़ता है, रेस्पिरेशन पे पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो पार्शियल जो प्रेशर है, जिसको अपन हिंदी में आंशिक दाब कहते हैं, और ऑक्सीजन जो है जो एयर में मौजूद होती है वो कम होती है। जो जैसा कि इसमें फर्स्ट स्लाइड में बताया आपको, इसको पहले मैं रीड कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। Ascent from sea level to high altitude has well-known effects upon respiration. The progressive fall in barometric pressure is accompanied by a fall in the partial pressure of oxygen, both in the ambient air and in the alveolar space of the lungs, and it is this fall that poses the major respiratory challenges to human at high altitudes. Human and some other mammalian species such as cattle adjust to the fall in oxygen pressure through the reversible process of acclimatization, which, whether undertaken deliberately or not, commences from the time to exposure to high altitude. Indigenous mountain species such as the llama exhibit an adaptation that is heritable and has a genetic basis. इसमें जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, और ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैमेलियन हैं, वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। कैटल्स इत्यादि हैं, वो भी अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हैं इस ऑक्सीजन, एक तो पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसके लिए। जो सेकंड इसमें पैराग्राफ है, जिसमें हर स्टेज पे जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उसको बढ़ाने का ये मतलब प्रयास करते हैं। जो जैसे अपन कह सकते हैं, एक तो ये डीपर ब्रीदिंग करेंगे, यानी गहरी सांसें लेंगे, जिससे जो और वेंटिलेशन जो होगा लंग्स में वो बहुत अधिक मात्रा में होगा, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी। तो डीपर ब्रीदिंग के थ्रू ये कर लेते हैं, जिससे जो पार्शियल प्रेशर है, एम्बिएंट पार्शियल प्रेशर है, उसको कुछ मात्रा में ये डिक्लाइन कर लेते हैं। और जो एल्वियोलर वॉल होती हैं लंग्स की, वो थिनर हो जाती हैं, जिससे जो हाई एल्टीट्यूड पे जो सी लेवल है, एल्वियोलर वॉल का थिनर होना हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाने वाले जो अपन कह सकते हैं एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके लिए ये सहायक होती हैं। इससे अपने एडेप्टिव नेचर, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन कम होती है उसके लिए, और इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है कि हाई एल्टीट्यूड पे जो हीमोग्लोबिन की मात्रा और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इससे क्या होता है
कि इसके स्टिमुलेशन से जो स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो उसको ये अपन कह सकते हैं एक्मोडेट कर लेते हैं। कैसे एक्मोडेट करेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई, रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ गई, तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है इनको बाइंडिंग की वो बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई फिर ये जो ऑक्सीजन है ये टिश्यू तक ये पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से और ग्रेटर जो वेंटिलेशन थ्रू डीप ब्रीदिंग के थ्रू ये हाई एल्टीट्यूड पे अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लेते हैं या अडेप्ट कर लेते हैं। जो सेकंड इसमें पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि जो रेस्पिरेटरी एक्लिमेटाइजेशन इन ह्यूमन इज अचीव्ड थ्रू mechanism the heighten the partial pressure of oxygen at all stages from the alveolar space in the lungs to the mitochondria in the cells, where oxygen is needed for the ultimate biochemical expression of respiration. The decline in the ambient partial pressure of oxygen is offset to some extent by greater ventilation, which takes the form of deeper breathing rather than a faster rate at rest. Diffusion of oxygen across the alveolar walls into the blood is facilitated, and in some experimental animals studies, the alveolar walls are thinner at altitude than at sea level. The scarcity of oxygen at high altitude stimulates increased प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। जैसा अभी मैं बता रहा था कि जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है हाई एल्टीट्यूड पे, तो वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का, विच इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज़। जिससे ये हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स बढ़ने से ऑक्सीजन का अमाउंट जो है टिश्यू तक वो इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। The extra oxygen is released by increased level of inorganic phosphates। एक इसमें एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट और है कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है जो जिसका लेवल इंक्रीज हो गया है उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो रेड ब्लड सेल्स में होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसका केमिकल कंपोजिशन ये है 2,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3-DPG बोलते हैं इसको। ये लेवल भी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बढ़ जाता है रेड ब्लड सेल्स में। विद ए प्रोलॉन्ग्ड स्टे एट एल्टीट्यूड द टिश्यूज डेवलप मोर ब्लड वेसल्स एंड एज कैपिलरी डेंसिटी इज इंक्रीज्ड। लंबे समय तक जब हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो टिश्यू के अंदर ही, ये भी फिजियोलॉजिकल चेंज है कि टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, और कैपिलरी की जो डेंसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। द लेंथ ऑफ डिफ्यूजन पाथ अलोंग विच गैसेज मस्ट पास इज डिक्रीज्ड, ए फैक्टर augmenting gas exchanges. In addition, the size of muscles fiber decreases, which also shorten the diffusion path of oxygen. इसके साथ साथ जैसे अपन ने रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने की बात करी, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स में इनऑर्गेनिक फास्फेट 2,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट के बढ़ने की बात करी। इसके साथ साथ ये और होता है कि जो मसल्स के फाइबर होते हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डिफ्यूज़न है ऑक्सीजन का पाथ का वो कम हो जाएगा। ड्यू टू कंटिन्यू लेक ऑफ ऑक्सीजन कैरोटिड बॉडीज एनलार्ज। यदि कंटिन्यू ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है तो कैरोटिड बॉडीज जो होती हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं।
थिकनिंग ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स इज पल्मोनरी एल्वुलर वाल्स। जो पल्मोनरी एल्वुलर वाल्स होती हैं उसकी ब्लड वेसल्स की जो थिकनिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो ये भी हाई एल्टीट्यूड में फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के अंतर्गत अपन इसको कंसीडर करते हैं। जैसे नेक्स्ट इसमें स्लाइड्स में आपको बताया गया है, द इनिशियल रेस्पॉन्स ऑफ रेस्पिरेशन टू द फॉल ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड on ascent to high altitude occurs in two small nodules, the carotid bodies, attached to the division of the carotid arteries on either side of the neck. नेक के जो दोनों तरफ साइड में कैरोटिड आर्टरीज होती हैं जिनका डिवीज़न होता है उसमें कैरोटिड बॉडीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं कंटिन्यू अपने हाई एल्टीट्यूड पे रहने की वजह से। एज द ऑक्सीजन डेप्रीवेशन परसिस्ट्स, the carotid bodies enlarge but become less sensitive to the lack of oxygen. The low oxygen partial pressure in the lungs is associated with the thickening of the small blood vessels in pulmonary alveolar valves and a slight increase in pulmonary blood pressure, though to enhance oxygen perfusion of lungs एपिसेज। ये जो लास्ट अभी ये पैराग्राफ बताया है कि जैसे ही पल्मोनरी ब्लड का जो प्रेशर है उसमें स्लाइटली जब इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन का जो परफ्यूजन है लंग्स एपिसेज में वो बढ़ जाता है। परफ्यूजन क्या है कि ब्लड इज डिलीवर्ड टू टिश्यू और वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर यूनिट टाइम पर यूनिट टिश्यू मास, कि एक पर यूनिट टिश्यू मास पे पर यूनिट टाइम पे कितना ब्लड का वॉल्यूम मतलब भेजा गया है या डिलीवर किया गया है वो चीज़ कहलाती है परफ्यूजन कहलाती है। तो जो परफ्यूजन है वो बढ़ जाता है लंग्स के एपिसेज में। ये भी एक फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ जो है ये इस हाई एल्टीट्यूड पे होती है। तो ये तो अपन ने बात करी जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें भी अपने को कुछ अडेप्टेशंस मिलेंगी हाई एल्टीट्यूड के रेफरेंस में, जैसा कि इस स्लाइड में मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। इंडिजिनस माउंटेन एनिमल्स सच एज द लामा, एल्पाका एंड विक्यूआना इन द एंडीज एंड द यॉक इन द हिमालयाज़, मतलब हिमालयाज़ के यॉक और आपके जो इंडिजिनस माउंटेन एनिमल्स हैं जैसे लामा है, एल्पाका है और ये विक्यूआना हैं जो एंडीज़ वगैरह में पाए जाते हैं, ये भी अडेप्टेड होते हैं, आर अडेप्टेड रादर देन एक्लिमेटाइज टू द लो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड। मतलब जो लो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर होता है हाई एल्टीट्यूड पे उसके लिए ये भी एक्लिमेटाइज हो जाते हैं, अडेप्ट रहते हैं। देयर हीमोग्लोबिन हैज़ ए हाई ऑक्सीजन एफिनिटी, मतलब इन एनिमल्स के जो अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें ऑक्सीजन की एफिनिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट फुल सैचुरेशन ऑफ द ब्लड with oxygen occurs at a lower partial pressure of oxygen in contrast to acclimatization humans. These indigenous adapted mountain species do not have increased level of hemoglobin or of organic phosphate in the red cells. They do not develop small muscular blood vessels and increased blood pressure in the lungs and their carotid bodies remain small. इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स में अपन ने अभी इससे पूर्व में डिस्कस किया था कि
जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है, डीपर ब्रीदिंग करने लग जाते हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। मसल फाइबर होते हैं, उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं ये अपने को इन एनिमल्स में, जो ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, लामा इत्यादि, याक जिनकी बात करी, इसमें ये चीज़ें नहीं होती। इसमें हीमोग्लोबिन में हाई एफिनिटी हो जाती है ऑक्सीजन को रखने की, और जिससे उनका सैचुरेशन ज़्यादा रहता है, फुल रहता है ऑक्सीजन का, और ब्लड उसके थ्रू सप्लाई होती रहती है। जबकि ऊपर जो प्रेशर जो है वो लोअर ही बना हुआ है, लोअर पार्शियल प्रेशर ही है ऑक्सीजन के लिए। और न ही इसमें मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल कोई बढ़ता है इन एनिमल्स में, न ही ऑर्गेनिक फास्फेट जिसकी बात करी थी अपन ने, वो भी रेड ब्लड सेल्स में नहीं बढ़ते हैं, और न ही कोई इस तरह का डेवलपमेंट होता है मस्कुलर ब्लड वेसल्स में कि वो इंक्रीज़ कर जाएं, जिससे ब्लड प्रेशर है लंग्स का जो है वो बढ़ जाए, या कैरोटिड बॉडीज जो होती हैं वो भी उसमें तो एनलार्ज हो जाती हैं ह्यूमन बीइंग्स में, जबकि इनमें कोई भी एनलार्जमेंट इस तरह का नहीं होता है। तो ये अपन ने जो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बात करी। जो लास्ट इसका पॉइंट है जिसको अपन डिस्कस करेंगे, नेटिव ह्यूमन हाईलैंडर्स are acclimatized rather than genetically adapted to the reduced oxygen pressure. After living many years at high altitude, some highlanders lose this acclimatization and develop chronic mountain sickness, sometimes called Monet's disease, after the Peruvian physician who first described it. ये है कि जो वहाँ पे नेटिव ह्यूमन हैं, जो हाईलैंड्स पे रहने वाले हैं, वो एक्मेटाइज नहीं होते हैं, न वो जेनेटिकली एडेप्टेड होते हैं, और उनमें ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से रिड्यूस मात्रा में रहती है। यदि वो लंबे समय तक वहाँ पे रहेंगे, आफ्टर लिविंग मैनी ईयर्स, तो उस हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो जो भी ये हाईलैंडर्स हैं उनमें एक्लिमेटाइजेशन का लॉस हो जाता है, वो अपने आप को उस तरह से अनुकूलित नहीं कर पाते अपन कह सकते हैं, और इनमें कोई ना कोई क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस आ जाती है, जिसको डिजीज़ का नाम दिया है मोंजे डिजीज़। ये सबसे पहले कोई परवियन फिजिशियन थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो लंबे समय तक वहाँ पे रह रहे हैं ऑक्सीजन की कम मात्रा और पार्शियल प्रेशर होते हुए, तो उस हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले जो हाईलैंडर्स हैं उनमें ये मोंजेज डिजीज़ जो है वो हो जाती है। दिस डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेटर लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। इन तिब्बत सम इन्फेंट्स ऑफ Han origin never achieve satisfactory acclimatization on ascent to high altitude. इसी तरह से जो तिब्बत में इन्फेंट्स हैं हैन के, वो भी हाई एल्टीट्यूड पे एक्लिमेटाइज नहीं हो पाते, मतलब सेटिस्फैक्ट्री अपने को एक्लिमेटाइज या अडेप्ट नहीं कर पाते। और एक जो परेशानी आती है इसमें डिजीज़ की, वो आती है द कीमोडेक्टोमा और benign tumor of the carotid bodies may develop in native highlanders in response to chronic exposure to low level of oxygen. तो इनमें जो डिजीज़ है वो कीमोडेक्टोमा जो है, बेनिजिन ट्यूमर है एक्चुअल में, ये डेवलप हो जाता है, और जो कैरोटिड बॉडीज है वो इन हाईलैंडर्स में डेवलप कर जाती हैं, और क्योंकि लो लेवल ऑक्सीजन होने की वजह से क्रॉनिक एक्सपोजर जो है के प्रति ये रेस्पॉन्स जो है बॉडी वो दिखाने लग जाती है। तो आज अपन ने इस हाई एल्टीट्यूड पे जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से ये अडेप्ट होते हैं, अपने आप को एक्लिमेटाइज करते हैं, उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट टर्म पे आप लोगों को किसी दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे।
थैंक यू बच्चों।